हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये आपके दिन प्रतिदिन की करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं। इसमें हम बेसिकली न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, कुछ वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं और जहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती है, उसको लेकर आते हैं, उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, यानी कि डीप एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब ये नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया फॉर्मेलिटी हो गई, वो चीज़ नहीं करते। रिजल्ट में कभी फॉर्मेलिटी वाले काम नहीं करता है, हमेशा यहाँ पर आपको अच्छी गुणवत्ता की चीज़ देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब आज न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसमें मुझे एक न्यूज़ दिखाई दी और न्यूज़ ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उसने पराली जलाने वाले जो किसान होते हैं उनके ऊपर सख्त कदम दिया है। जैसा कि पीछे आप देख रहे होंगे, जो पराली जलाने वाले किसान होते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और ऐसे किसान जो पराली जलाते हुए पाए जाते हैं, इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो आप एमएसपी बोला जाता है कृषि की भाषा में, वो देने को मना कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है आप लोगों के साथ में क्या कि पहली बात पराली क्या होता है, दूसरी बात यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है और तीसरी बात यहाँ पर एमएसपी क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा, एमएसपी क्या है, पराली क्या है। उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आपने जाना होगा। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं और सही से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट क्या है, और आने वाली क्लासों में जब कोई ऐसा डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट संबंधित, उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और वैसे उम्मीद करता हूँ पॉलिटी की आपकी क्लास चल रही है तो कहीं ना कहीं आपने सुप्रीम कोर्ट का तो नाम सुन ही लिया हुआ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर न्यूज़ मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट पराली जो जलाई जा रही है उसको लेकर काफ़ी सख्त है। अब बात आती है इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट आपको न्यूज़पेपर से देखने को मिलते हैं। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर जो हमें न्यूज़पेपर देखने से प्राप्त होता है, इसमें कहा गया है उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो पराली जलाने वाले किसान होते हैं इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाहर किया जाए। अब आप बोलेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, बार बार शब्द आ रहा है, ये किस बला का नाम है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अब हम आगे इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके आगामी जो एग्जाम है कोई सा भी आपका स्किप ना हो, कोई क्वेश्चन आपका वहाँ पे बच ना सके। ठीक है, तो अभी बेसिकली आपको ये समझना है कि ये जो पॉइंट है ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से मिल जाएंगे। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप खुद जाकर न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, आपके पास इतनी समझ नहीं है, अभी आप अपनी स्टार्टिंग फेज में है कि न्यूज़पेपर में से न्यूज़ को कैसे निकालना है और उससे संबंधित आपको कैसे न्यूज़ों को यहाँ पर एकत्रित करना है, अलग अलग किताबों के माध्यम से, अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से। तो आप कुछ मत कीजिए, इस वीडियो को कंटिन्यू रहने दीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। जब आप यहाँ से जाएंगे आपको पराली भी पता होगा, आपको एमएसपी भी पता होगा, आपको एफआरपी भी पता होगा, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपके साथ में होंगी। तो ये क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पराली जलाने वाले किसान होते हैं उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की गई है और आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के जितने भी निकटवर्ती कृषि उत्पादक राज्य हैं या फिर कृषि प्रधान राज्य हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो किसान हैं इनको न्यायालय के माध्यम से इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, इनको एक तरह से एक लिमिट दी जाए कि यहाँ तक आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अब बात आती है, आप में से पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने को लेकर इतना सख्त क्यों हुआ है। तो देखिए, आप देखेंगे जब बरसात जाती है और सर्दी का मौसम आता है, यानी कि आप यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के महीने को देखेंगे तो दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर तरफ आपको धुंधी नज़र आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना, और उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तकलीफ होती है, बुजुर्ग व्यक्तियों को तकलीफ होती है, यहाँ तक कि युवा वर्ग को भी तकलीफ होती है, खांसी आना, आंखों में जलन हो, ये आम बात होती है। तो एक प्रकार से जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लोग आग जला रहे हैं, आग जलाने से धुआं हो रहा है, लेकिन ऐसा धुआं दिल्ली में आपको नवंबर दिसंबर में कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप पाएंगे, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी चीज़ को रोकने के लिए कि दिल्ली जो गैस चैम्बर बनती जा रही है, इसको रोकने के लिए किसने, जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जो दो न्यायाधीश है, कौन कौन, संजय किशन कौल, पहले हैं संजय किशन कौल, दूसरे हैं आपके सुधांशु धुलिया, इन दोनों लोगों की जो पीठ बैठी थी उसने ये निर्णय दिए हैं यहाँ पर। तो उसी से संबंधित यहाँ पर हम पॉइंट देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो किसान पराली जलाते हुए पाए जाते हैं उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत उत्पादन बेचने की अनुमति ना दी जाए। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया हो, जो एमएसपी है कहीं ना कहीं वो कृषि कार्य से संबंधित है।
इतना समझ लिया, यही हमारे लिए बहुत है, बाकी चीज़ हम आपको समझा देंगे। ठीक, अब जैसे दिल्ली यानी कि जो राष्ट्रीय राजधानी है आपकी, इसकी जैसे गुणवत्ता खत्म, जो यहाँ पर हवा की गुणवत्ता जो दूषित होती जा रही है, और यहाँ पर युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो गुणवत्ता, जो आपकी वायु है, दूषित वायु, तो ये क्या है, ये एक तरह से हानि का कार्य करती है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे इसी को रोकने के लिए सरकार के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया। अब यहाँ पर मुख्य कौन से राज्य हैं आपके, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। यहाँ पर किसानों के द्वारा जो पराली जलाने की समस्या है, इसको तुरंत रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। कौन कौन से राज्य होंगे आपके, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यानी कि दिल्ली के इर्द गिर्द वाले सभी राज्य। न्यायालय ने कहा कि पराली जलाने की घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी, स्थानीय स्टेशन हाउस की होगी, मुख्य सचिवों की होगी और राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की होगी। अगर आपके क्षेत्र में पराली जलाई जाती है तो कार्रवाई किसानों पर तो होगी, साथ में इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस लेवल की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी सख्त हो चुकी है पराली को लेकर। अब बात आती है कि आपका ये टॉपिक है जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि जो अभी हमने इसकी न्यूज़ देखी, जो न्यूज़ हेडिंग में थी, इन सबको देखा, तो इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं। ये आपका ये वाला जो प्रश्न है यूपीएससी टाइप का होता है, और बगल वाला आपका छुटवैया पेपर जो होते हैं वो छोटू वोटू वाले चिंटू मिंटू टाइप पेपर जो होते हैं, यानी कि स्टेट पीसीएस और उसके बाद एसआई कांस्टेबल है ना, पटवारी या फिर एसएससी बैंकिंग, इन सभी के लिए आप यहाँ पर अलग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इससे संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है, यानी कि सोचना है उनको कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इनका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, वर्तमान में 25 विशिष्ट फसलों यानी कि मैंडेट क्रॉप्स के लिए यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है, यानी कि 25 प्रकार की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है, गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। क्या गन्ने को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत रखा जाता है, ये पूछा गया है आपसे इन 3 स्टेटमेंट में। और कहा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो अब यहाँ पर आपको सत्य कथन पहचानना है, लेकिन आपके साथ में समस्या क्या है, आपको तो पता नहीं है कि एमएसपी क्या होता है और क्यों दिया जाता है, क्यों, और इसे ना दिया जाए तो क्या हानियां और क्या इसे देने के लाभ होते हैं, ये सब तो पता नहीं है आपको। अब आपको जब कुछ पता नहीं है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, सब चीज़ बताना। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह सो के जागिए, लैपटॉप चालू कीजिए, मोबाइल चालू करिए, बढ़िया चाय लेके बैठ जाइए बस, और जो हम यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं सुबह सुबह उसको ग्रहण करते रहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया ये, जब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला स्टेट आपके पास ऑप्शन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, दूसरा स्टेटमेंट आपके पास ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, सी है आपका पास वित्त मंत्रालय वित्त आयोग, और डी है आपका कृषि कार्यों से संबंधित संसदीय मामलों की समिति। तो ये आपके पास एक तरह से क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है दोनों। अब आप एक काम कीजिए, आपको मुझे पता है आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते है ना, इस क्वेश्चन को आप नहीं पहचानते, तो इसमें क्या है, इसमें आप एजम्पशन करने की कोशिश कीजिए, तुक्के मारने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा और इस वाले का आंसर क्या होगा। अब आप बोलेंगे अगर हम तुक्के मारेंगे तो कमेंट बॉक्स में नाम आ जाएगा और क्या हो जाएगी इंसल्ट। तो देखो भैया, आपका काम है यहाँ पर अपनी इंसल्ट करवाना और ज्ञान को प्राप्त करना। क्यों, अभी आपके कोई इन्हीं ही नहीं है, मतलब आपकी अभी कोई क्या वैल्यू क्या है, अभी आपके आप स्टूडेंट ही तो हैं, स्टूडेंट के भी इंसल्ट नहीं होती, ठीक ना। और कम से कम वो लोग तो लिख ही दें जो क्या है, जो पुरुष होते हुए महिला के नाम से आईडी चला रहे हैं। अब आप लोगों की इंसल्ट होगी, आप लोगों की आईडी तो यहाँ पर है ही नहीं ओरिजिनल, है ना, तो आप लोग तो कम से कम दे दो, लिख ही दो कम से कम, उसमें आंसर क्या होगा इसका। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर, कैसे हम इससे संबंधित और अलग से न्यूज़ों को एकत्रित करेंगे वेबसाइट पर जाके और बुक के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, एमएसपी क्या है, एफआरपी क्या है, इनको देने के लाभ क्या होते हैं, कौन देता है, कैसे प्रदान किया जाता है, सब चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिलेगी। ठीक, अब सबसे पहले बात आती है एमएसपी, ये किस बला का नाम है।
तो एमएसपी यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? न्यूनतम समर्थन मूल्य। और आप मानेंगे क्या, आप पाएंगे यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक गारंटी है। क्या है ये? एक गारंटी है जो किसानों को प्रदान की जाती है, किसानों के संबंधित है। इसमें कहा जाता है किसानों को उनकी फसल पर मिलने वाली न्यूनतम मूल्य इतना तो आपका रहेगा। पहली चीज अब आती है। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। जैसे किसी किसान ने गेहूं उपजाया, ठीक, अब जब किसी किसान ने गेहूं उपजाया तो उस वर्ष उस प्रोडक्ट में अचानक से बाढ़ आ गई, मतलब लगभग सभी उस क्षेत्र के किसानों ने गेहूं का ही उत्पादन कर लिया। अब जब गेहूं का ही उत्पादन उन सब किसानों ने कर लिया तो गेहूं के रेट क्या होगा? मार्केट में आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कि गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा और जिस चीज़ का उत्पादन डिमांड से ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई का इकोनॉमिक्स में खेल चलता है, आपको पता होगा। जितनी मांग है अगर उतनी पूर्ति है तो रेट आपके नॉर्मल रहेंगे। मांग बढ़ती है, सप्लाई कम होती है तो रेट क्या होंगे? मांग बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ जाएंगे। मांग कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी तो रेट घट जाएंगे। इस प्रकार से आपकी पूरी अर्थव्यवस्था काम करती है। अब किसी किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और उस वर्ष आसपास के या फिर लगभग उस राज्य के सभी किसानों ने गेहूं का उत्पादन कर दिया। अब गेहूं का अतिरिक्त जो उत्पादन है वो चला गया मार्केट में, गेहूं चला गया नीचे, क्योंकि जो कृषि उत्पादन खरीदने वाले व्यक्ति होते हैं, जो नागरिक होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो तो अपना फायदा देखेंगे, उन्हें तो किसानों से लाभ या हानि से मतलब नहीं है। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे किसानों की जो उत्पादन किया है उसके रेट नीचे जा रहे हैं तो किसानों को होगी हानि। इसलिए जो हो सकता है भविष्य में आके ये लोग कृषि कार्य छोड़ दें। तो इसीलिए क्या करती है? इसीलिए सरकार इनको गारंटी देती है कि आप लोग कृषि कार्य कीजिए और कम से कम इस रेट पर तो हम आपसे ये उत्पादन खरीद ही लेंगे। तो सरकार की ये गारंटी है किसानों को कि आप निरंतर कृषि उत्पाद में लगे रहिए और हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे रेट कम हो, चाहे रेट ज़्यादा हो, चाहे कुछ भी स्थिति बनी रहे, कम से कम इस रेट पर तो हम आपसे ये गेहूं खरीद लेंगे। अब इसके लाभ क्या होते हैं? देखिए, इसके लाभ की बात हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। इसके लाभ क्या हम आगे करेंगे। समझ में आया एमएसपी क्या है? ये एमएसपी सरकार के द्वारा दिया गया एक गारंटी वाला रेट है कि इस रेट पर तो हम आपका उत्पादन खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इससे नीचे आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। अब आज बात आती है कि ये जो एमएसपी वाली अवधारणा है ये कहाँ से लाई गई? तो यहाँ पर देखिए, एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झांकी समिति के द्वारा 1965 में लागू किया गया था। किस समिति के द्वारा? लक्ष्मीकांत झांकी समिति के द्वारा। याद रखिएगा, काफी एक एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, लक्ष्मीकांत झांकी समिति की सिफारिशों पर 1965 में इसको लागू किया गया था। अब दूसरी बात आती है कि कब दिया जाता है एमएसपी? तो जब सरकार किसानों की कृषि उत्पाद को खरीदती है उस टाइम उनको एमएसपी प्रदान किया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा कृषि उत्पादन की शुरुआत करने से पहले या फिर कृषि को उपजाने से पहले ही कर दी जाती है सरकार के द्वारा। यानी कि इसकी जो घोषणा होती है कि आप कृषि उत्पादन को उपजाइए, इतना न्यूनतम तो हम आपको देंगे। तो इससे क्या है, किसानों को प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, कुछ भी स्थिति बनी रहे, रेट कितना भी नीचे चले जाए, कितना भी ऊपर चले जाए, हमको न्यूनतम तो मिलना ही मिलना है ना। लाभ अधिक हैं, बात करेंगे हम इनकी आगे जाकर। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है क्यों प्रदान किया जाता है? तो किसानों को होने वाली जो हानि है उसको कम करने के लिए, किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार के द्वारा ये चीज़ दी जाती है। अब और आगे बढ़ते हैं। एमएसपी प्रदान किए जाने के पीछे तर्क, ठीक, यानी कि एमएसपी प्रदान की जाती है उसके पीछे सरकार क्या तर्क देती है? सरकार तर्क देती है जो रेटों के उतार चढ़ाव होते हैं, जो मैं बेसिकली अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, रेटों के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए। देखिए, एमएसपी किसकी सिफारिशों पर दिया जाता है? यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? कोई ना कोई तो इसके लिए सिफारिश करता होगा। तो ये दिया जाता है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा? ये दिया जाता है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, जिसे हम कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP के नाम से जानते हैं। समझ गए? इतना क्लियर है कि किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का क्या है? एक संलग्न कार्यालय है, यानी कि जो ये संस्था है जिसके द्वारा जो एमएसपी प्रदान की जाती है, एमएसपी के लिए
सरकार को सिफारिश की जाती है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक कार्यालय है। और इसकी जो ये जो अस्तित्व में आया था, ये 1965 में अस्तित्व में आया था, 1965 में अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं, कब अस्तित्व में आया, किसके द्वारा दी जाती है। यूपीएससी में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति। अब देखिए, अब जब यहाँ पर जो एमएसपी का निर्धारण इनके द्वारा किया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आधार होंगे। तो देखिए, उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर मूल्य, फसल समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर यह विचार करती है, संस्था के द्वारा विचार किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आगे जब हम आएंगे तब यहाँ पर आपको बताते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर अंतिम निर्णय। अब एक बार जो संस्था है आपकी, कौन सी संस्था? ये आपकी संस्था है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो अभी हमने देखा था। ठीक, ये संस्था के द्वारा सिफारिश की जाती है कि इतनी इतनी कृषियों पर ये रेट से क्या किया जाना चाहिए, ये रेट से न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। ठीक, अब सरकार की बात आती है। जो कार्यालय है उसने तो सिफारिश कर दी, डिसीजन किसे लेना है? डिसीजन लेना है मंत्रिपरिषद को। तो क्या किया जाएगा, इसके बाद जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होगी, जिसे सीसीईए के नाम से जाना जाता है। ठीक, कौन सी समिति? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब ये समिति बैठती है, एक गोल सी टेबल होती है, उस पर ये समिति बैठती है। ठीक है, समिति के सदस्य बैठते हैं। समिति कैसे बैठेगी? समिति तो कोई इंसान है नहीं, समिति के सदस्य बैठते हैं और इसकी अध्यक्षता की जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री जी मौजूद होते हैं, कृषि जो मंत्री होंगे वो मौजूद होंगे, कृषि मंत्री के सचिव होंगे वो मौजूद होंगे। तो मतलब कृषि संबंधित जितने भी अधिकारी होंगे, प्रधानमंत्री को जोड़कर ये सभी लोग उस टेबल पर बैठते हैं और बढ़िया चाय नाश्ता करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हमें कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा कौन कौन सी सिफारिशों को मानना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन सब चीज़ों को, यहाँ पर क्या है, इन सब चीज़ों पर बात की जाती है। यानी कि जो एमएसपी है इसके लिए सिफारिश करेगी आपकी कृषि लागत और मूल्य आयोग, और देने का कार्य करेगा कौन? देने का कार्य करेगा आपका जो यहाँ पर कृषि जिसे संबंधित समिति है, ये इस पर विचार करती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर। अब ये तो बात हुई एमएसपी की। तो क्या सभी कृषि उत्पादों पर सिर्फ एमएसपी दिया जाता है? तो भैया ऐसा नहीं है। कुछ उत्पाद या फिर एक उत्पाद ऐसा है जिस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य न देकर एफआरपी दिया जाता है। अब आप लोग बड़े चिंता में आ गए होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने ये नाम सुनकर ही चाय पीना बंद कर दिया हो, तो बोल रहे हो सिर खुजाना शुरू कर दिया हो। क्यों? अब बोल रहे होंगे कि यहाँ पर अभी तक हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तो समझ में नहीं आया और यहाँ पर एफआरपी भी आ गया। अब ये दोनों कौन चीज़ हैं? दोनों क्या भाई बहन हैं? क्या रिलेशन है इनके बीच में? तो बताते हैं आपके बीच को कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया एमएसपी क्यों दिया जाता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है क्यों दिया जाता है, समझ में आया? वो तो समझ में आ गया होगा आपको। कृषि जो उत्पाद होते हैं उनको एक कैप लगा दिया जाता है, इसके नीचे आपको ये बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खरीद लेंगे, सरकार खरीद लेती है उसको। ठीक है, अब बात आती है एफआरपी की। तो एफआरपी को हम बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, अब ये जो एफआरपी है ये आपको गन्ने के ऊपर प्रदान की जाती है। किसके ऊपर? गन्ने के ऊपर, शुगर कैन के ऊपर, जिससे हम शक्कर बनाते हैं ना, चीनी बनाते हैं, उसके ऊपर इसको प्रदान किया जाता है। यानी कि आपका जो गन्ना है ये एमएसपी पर ना आकर ये एफआरपी के तहत दिया जाता है। ठीक है, एमएसपी बाकी उत्पादों पर दी जाती है, एफआरपी आपके गन्ने के ऊपर दिया जाता है। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी डाउट नहीं लेके जाना है। ठीक, अब देखिए, अब ये जो एफआरपी दिया जाता है गन्ने के लिए, इसको क्या, इसको रंगराजन समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ठीक है, एफआरपी जो है आपका ये रंगराजन समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, एफआरपी का संबंध रंगराजन समिति से है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। एफआरपी, एमएसपी सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई यहाँ पर तनाव लेने की बात नहीं है। अब हम आते हैं एमआरपी और एफआरपी पर। ठीक है, एमएसपी और एफआरपी पर। एमएसपी के तहत कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा 22 ऐसी फसलों को चिन्हित किया गया है जिसके ऊपर अधिशिष्ट फसलों यानी कि मैंडेट क्रॉप्स हैं, जिनके ऊपर आपको एमएसपी देना ही पड़ेगा। कौन सी 22 फसलें हैं, इन सभी के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। मैंने क्या बोला, समय के साथ सब पता चलता रहेगा, समय के साथ नहीं चलोगे कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए शांति से चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बैठे रहो। अब मैंडेट जो क्रॉप है 22, इसके अंतर्गत आपको क्या मिलता है? इसके अंतर्गत एमएसपी दिया जाता है। वहीं गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य
कौन सा मूल्य, उचित और लाभकारी मूल्य जिसे एफआरपी कहा जाता है, इसको प्रदान किया जाता है या फिर इससे संबंधित सिफारिशें दी की जाती हैं। ठीक, क्लियर है। अब आगे आओ, फसलों को, ये जो फसल होती है आपकी खरीफ सीजन की 14 फसलें, ठीक है, कौन कौन सी खरीफ फसलें की, खरीफ सीजन की आपकी 14 फसलें, रबी सीजन की 6 फसलें और वाणिज्यिक फसलें 2 प्रकार की, इनको इसमें शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों को यहाँ पर एमआरपी या फिर एफआरपी के तहत शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर कौन कौन सी हैं आपकी, देखिए आपकी जो खरीफ सीजन है इसकी आपकी 14 फसलें हैं, रबी सीजन की आपकी 6 फसलें हैं और 2 फसलें आपकी वाणिज्यिक हैं। वाणिज्यिक फसलें वो होती हैं जिनको हम नगद बेचते हैं, जिन्हें हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे तंबाकू हुआ, आपका केला हुआ और भी कई प्रकार के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी फसलें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर एफआरपी प्रदान किया जा रहा है। 22 आपकी एमएसपी के अंतर्गत है, एक आपकी एफआरपी के अंतर्गत है। एफआर को भी हम एफआरपी जो आपका है इसको भी कभी कभी हम एमएसपी के अंतर्गत ही ले लेते हैं। यानी कि एफआरपी क्या, एफआरपी का मतलब हुआ आपका देखिए उचित तथा लाभकारी मूल्य। ठीक, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक, समझ में आया। तो एफआरपी गन्ने पर, एमएसपी 22 फसलों पर, टोटल 23 फसलें, न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने उन फसलों के नाम लिए हैं कि किसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। तो 7 अनाज की फसलें हैं आपकी, जो 7 फसलें वो आपकी अनाज प्रकार की फसलें, कौन कौन सी, धान के ऊपर, गेहूं के ऊपर, मक्का के ऊपर, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। ये 7 फसलें हैं जिनके ऊपर आपको क्या है, ये अनाज वाली फसलें हैं। ठीक है, ये अनाज वाली फसलें हैं जिसपे एमएसपी दिया जाता है। धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। इसके बाद 5 दालों वाली फसलें आती हैं जिसके ऊपर एमएसपी दिया जाता है। ये कौन कौन सी हैं आपकी, चने की दाल, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। ये 5 प्रकार की, मसूर नहीं मसूर, ठीक है ना, मसूर हर चीज़ को फेमस करते रहते हो, मसूर है ये। तो यहाँ पर 5 प्रकार की दालें हैं, 7 प्रकार के अनाज हैं और 7 प्रकार के ही तिलहन हैं। कौन कौन से, रैपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और कुसुम, नाइजर सीड। तो ये 7 प्रकार के आपके तिलहन की फसलें हैं और 4 व्यापारिक फसल यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर हमने 2 लिया था लेकिन 4 आपको व्यापारिक फसल देखने को मिलेंगी। ठीक, कौन कौन सी, कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4, 2 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा। 2 को हमने आगे जोड़ लिया। ठीक, यहाँ पर भी आप जोड़ोगे तो खरीफ के रबी के अंतर्गत ही हमने उन्हें जोड़ लिया था, वहाँ पर हमने अलग अलग कर दिया उसको, यहाँ पर हमने उसमें शामिल कर दिया। दोनों ही फैक्ट सही, यानी 22 फसलें आपकी एमएसपी के अंतर्गत और 1 फसल आपकी एफआरपी के अंतर्गत, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम गन्ना बोलते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 22 + 1 तो हो गया टोटल 23। देखो हमको मैथ भी आती है, ठीक है, मैथ भी आता है हमको, कैलकुलेशन भी हम करने में सक्षम है, तो ऐसा हल्के मत लेना बिल्कुल भी। ठीक, अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब बात आती है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है इसको निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको निर्धारित करने के लिए क्या फॉर्मूले हैं, क्या तरीका है। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है हर कोई नहीं समझा सकता और हर कोई नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्रदान किया जाता है इसको समझने के लिए 2 तरीके से फॉर्मूले लिए हैं। पहला ये है, इसमें समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो अगला तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग जब एमएसपी का सुझाव देता है तो उत्पादन की लागतों को मुख्य आधार बनाता है। अब देखिए, अब आपसे अगर आप कुछ चीज़ को तैयारी करते हैं, जैसे आप यूपीएससी तैयारी करे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने यूपीएससी का सिलेबस को देखा होगा। कई महान विभूतियाँ यहाँ पर ऐसी होंगी जिनने को अभी तक सिलेबस पता नहीं होगा, लेकिन जिन्हों को सिलेबस पता है वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। यानी सबसे पहले आपने जब तैयारी शुरू की होगी तो सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा सिलेबस के ऊपर, सिलेबस क्या है। ठीक, अब जब आपको सिलेबस पता है तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है जो एमएसपी का निर्धारण करता है, ये क्या करता है, ये जब एमएसपी का सुझाव देने जाता है उससे पहले उत्पादन की लागतों, यानी कि किसी चीज़ को उत्पादित किया जा रहा है तो उसकी लागतें कितनी आ रही हैं, इसको मुख्य ध्यान में या फिर इसको मुख्य आधार पर रखता है। ये मुख्य आधार है कि किसी फसल को उपजाने में कितना खर्चा आ रहा है। अब जब इससे पहले जो आयोग हैं वो क्या करते थे, इससे पहले जो आयोग हुआ करते थे कृषि लागत एवं सुझाव मूल्य आयोग के द्वारा, पहले ये क्या करते थे, ये लोग C2 मानक को मानकर यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते, सारे आयाम निर्धारित कर देते थे। अब आप बोलेंगे C2 क्या है, C2 भी पता चलेगा, अभी रुकिए थोड़ा सा। ठीक,
लेकिन यहाँ पर देखिए किंतु सरकार ने क्या किया, किंतु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद A2+FL मानक को प्रयुक्त करने की घोषणा की, यानी कि जो C2 मानक है इसको हटा दिया गया। इसकी जगह आप देखेंगे अब क्या आ गया है, 2018-19 से A2+FL का फॉर्मूला आ गया है। अब आपके पास 3 शब्द हैं, C2 पहला शब्द, फिर आता है आपका A2 और फिर आता है आपका FL। ये क्या बला के नाम हैं भैया, आज तो बला ही बला मिल रही हैं आपको। पहले MSP, फिर FRP, फिर पराली, और अब C2, A2, FL। ये सब चीज़ें सब क्लियर होगा, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ बच के नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2018-19 की जगह से अब हमने A2+FL को अपना लिया। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में A2+FL जो मानक है के आधार पर क्या होता है, फसल के उत्पादन की कीमत निकाली जाती है, ठीक है। अब इन दोनों मानकों को बीच में रखा जाता है, इन A2+FL को। अब ये क्या है, इसको हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, A2+FL भी समझाया जाएगा। इसको केंद्र में रखती है कौन, कृषि लागत और मूल्य आयोग। और ये जानने की कोशिश की जाती है कि किसी फसल के ऊपर जो किसान के द्वारा पैसा लगाया गया है, एक कितनी मात्रा में लगाया गया है, कितना लगाया गया है, ठीक। फिर इसमें उत्पादन लागत निकाली जाती है और सरकार द्वारा MSP का निर्धारण इसी उत्पादन लागत की तुलना 50% निर्धारित किया जाता है, यानी कि A2+FL के फॉर्मूले से एक निश्चित राशि निकाली जाती है। फिर जो कृषि मंत्रालय, फिर जो आपकी सरकार के द्वारा MSP निर्धारण किया जाता है, इसी मूल्य को केंद्र में रखकर 50% उसका MSP और जोड़ के आपको प्रदान कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं C2, A2 और FL की, ठीक। उत्पादन लागत के मानक। भारत में फसलों के उत्पादन लागत को तय करने में 2 मानक प्रचलन में है। कौन कौन से, पहला आपका C2 मानक है, दूसरा आपका A2+FL है। अब रुकिए, आराम से तसल्ली से पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करना। किसानों को फसल उत्पादन में आने वाली लागतों को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि जो किसान फसल का उत्पादन करते हैं और उसमें जो किसानों के द्वारा पैसे को लगाया जाता है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन से 2 भागों में, पहला होता है आपका स्पष्ट लागतें, ठीक है। पहली होती है आपकी स्पष्ट लागतें। अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए, जैसे हम लोग ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अपना जो परिवार है रिजल्ट मित्र का, हम लोग ये इस चीज़ को चला रहे हैं। अब कोई ये ध्यान लगाने के लिए बैठे कि हाँ, अगर रिजल्ट मित्र अपना प्लेटफॉर्म चला रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसके खर्चे होंगे। अब खर्चे भी 2 प्रकार के होंगे। कैसे 2 प्रकार के, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसको आप सोच सकते हैं पहले से, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिनके बारे में आप नहीं सोच सकते। पहला खर्चा जो इसके बारे में आप सोच सकते हैं, क्या, यहाँ पर देखिए बोर्ड है, लाइट जल रही है तो लाइट का बिल जाता होगा, पहला खर्चा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं या फिर जो टीम मेंबर हैं, सबको कुछ ना कुछ तो अपना परिवार चलाने के लिए न्यूनतम तो कुछ ना कुछ दिया जाता होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता है जो आप एक मोटी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे स्टाफ की सैलरी हुई है ना, बिजली का बिल हुआ, ये सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो ऐसे छिपे हुए खर्चे होते हैं जिनके बारे में आप नहीं बता सकते, नहीं सोच सकते। कैसे, जैसे आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो लाइटें जल रही हैं, अब कोई लाइट ख़राब हो जाए अचानक से तो उसके लिए क्या है, उस पर पैसा खर्च होगा, है ना। या फिर आप समझ लीजिए चाय नाश्ता कई सारी चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल आ जाते हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से कई सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं। तो पहला यहाँ पर जो कृषि उत्पादन के अंतर्गत हम लेते हैं तो स्पष्ट लागतों को ले लेते हैं, यानी कि जो हमें सीधा सीधा दिखाया जाता है कि ये चीज़ कृषि लागत में ये पैसा खर्च हो रहा है, तो उस चीज़ को हम स्पष्ट लागत के अंतर्गत जोड़ लेते हैं। यानी कि किसानों द्वारा फसल उत्पादन में वस्तु या मुद्रा के रूप में आने वाली लागतों को स्पष्ट लागत कहा जाता है। स्पष्ट लागत समझ में आई, स्टाफ की सैलरी और उनके द्वारा जो मैनेजमेंट उनके द्वारा किया जाने वाला जो स्पष्ट दिखाई देने वाली चीज़ें होती हैं, उन पर किया जाने वाला खर्च। अब किसान के द्वारा किया जाने वाला चीज़ क्या है, स्पष्ट लाभ क्या होंगे, देखो ट्रैक्टर को खेत जोतने के लिए लाना, स्पष्ट खर्च दिखाई देता है। बीज बोना, कृषि के लिए खाद की व्यवस्था करना, ये सारे क्या स्पष्ट लागत के अंतर्गत आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है आपकी निहित लागतें, यानी इम्प्लीकेट कॉस्ट, जो आपको देखने को नहीं मिलती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। कुछ कीमतें ऐसी होती हैं जो आपको देखने को नहीं मिलती हैं, हिडन होती हैं। इसमें किसानों द्वारा फसल उत्पादन में प्रयुक्त स्वयं के साधनों को शामिल किया जाता है। अब किसान अगर ऐसी चीज़ को उत्पादन में यूज़ कर रहा है, जैसे बाजार से जाके बीज लेके आना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, बाजार से लाके यहाँ पर खाद का उपयोग करना, तो ये सब चीज़ें तो देख रहा है। अब ये बताओ कैसे जो किसान है वो पानी की व्यवस्था करेगा, पानी ऐसा तो नहीं बाजार से खरीद के लेके आएगा, कहीं ना कहीं से तो पानी लेके आएगा, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
हल की व्यवस्था करना, जो खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग होता है ना, उसकी व्यवस्था करना। तो कई सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं दिखाई देते। ठीक, जो कृषि उत्पाद जो किसान होते हैं वो अपने स्तर पर उनको मैनेज करते हैं। तो ऐसे जो कार्य होते हैं इनकी हम वैल्यू भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, यथा इसमें आप देखिए खुद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप देखेंगे, स्वयं की भूमि, ठीक, स्वयं की पूंजी और पारिवारिक श्रम। अब खेती कार्य में करने को परिवार भी तो लगा रहता है, उसका भी तो श्रम लग रहा है, तो उसकी भी कॉस्ट को तो जो गिना जाएगा ना, कि नहीं गिनोगे आप उनकी कॉस्ट को। अब देखिए C2 मानक के उपयुक्त सभी मानकों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसे व्यापक लागत कहा जाता है। अब जब हम C2 मानक के द्वारा अपने MSP का निर्धारण करते थे तो हम इन सभी मानकों को यहाँ पर रखते थे, लेकिन अब हमारे पास आ गया है A2+FL वाला फॉर्मूला। अब ये क्या था ये बताते हैं हम आपको। मानक में सभी प्रकार की स्पष्ट लागत है, यानी कि भूमि के किराए को सहित जोड़कर शामिल किया जाता है, किंतु निहित लागतों में से पारिवारिक श्रम को शामिल किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमने देखा था क्या था, आपका जो स्पष्ट लागतें हैं इनको तो शामिल किया जाता है, लेकिन जो आपकी निहित लागत है इस पे हम केवल पारिवारिक श्रम को शामिल करते हैं, उसके अलावा किसी और श्रम को शामिल नहीं करते। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक, इसमें पारिवारिक श्रम के लिए एक अनुमानित मजदूरी को शामिल किया जाता है। अब जो परिवार के लोग सदस्य जुड़े रहते हैं कृषि कार्य में, उनकी अनुमानित कृषि जो मजदूरी होती है उसको यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। ठीक, अब देखो ये अगर समझ में नहीं आए, इसके बाद मैंने आपको समझाने के लिए इसी मेथड पर एक नया फॉर्मूला लिया है, वो समझ में आपको आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ा, जिसको समझ में आ रहा है उनको बहुत अच्छी बात है। अब इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि A2+FL के में निहित लागतों के अंतर्गत केवल पारिवारिक श्रम को ध्यान में रखा जाता है, स्वयं की भूमि के लिए लगान और स्वयं की भूमि के लिए ब्याज को ध्यान में नहीं रखा जाता। यानी कि अब जो A2+FL वाला फॉर्मूला है उसमें जो निहित लागतें हैं उसमें से आप केवल पारिवारिक श्रम जो है उसको ही ध्यान में रखते हैं। कृषि के लिए लिया गया ऋण, एक मिनट, कृषि के लिए लिया गया ऋण पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर क्या है, अपनी जो स्वयं की भूमि है, उस जो किसान की खुद की भूमि, उनको शामिल नहीं किया जाता। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यही कारण है कि किसान संगठनों द्वारा लगातार मुद्दे को उठाया जा रहा है कि सरकार ने MSP हेतु राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया। अब निहित लागत क्या है, आपको मैंने बताया था, हिडन चार्जेस जो रहते हैं। ठीक, अब इसमें आप केवल पारिवारिक श्रम को जोड़ते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं जोड़ते। जैसे किसान लोन लेके आ रहा है, जो किसान किसी व्यापारी से लोन ले रहा है, अपनी ज़मीन के ऊपर कृषि कार्य कर रहा है, इन सब कुछ चीज़ों को हम नहीं जोड़ते। तो इससे जो किसान संगठन है ये नाराज़ हैं, कहते हैं आपको सब चीज़ों को जोड़ना चाहिए। ठीक, तो राष्ट्रीय कृषि जो आयोग बना था उसने भी सिफारिश की थी कि जो निहित लागत है इसके अंतर्गत जितने भी हिडन चार्जेस हैं इनको भी आपको MSP पे जोड़ना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब ये दूसरा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला वो है, दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि और सहकारिता विभाग सरकार द्वारा 22 फसलों पर MSP 22+1 फसल यानी कि गन्ने पर FRP देने की यहाँ पर क्या करता है, देने की यहाँ पर अनुमति देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग किसके अधीन है, ये आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। किस प्रकार की संस्था है, ये आपकी एक वैधानिक संस्था है। ये देख लीजिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये आपकी वैधानिक प्रकार की संस्था है। वैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्था क्या होती हैं, ये हमने अपने जो संडे को यानी कि पिछली क्लास में हमारा जो स्पेशल टॉपिक हुआ था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और हर संस्था को हम देखते हुए चल रहे हैं। अब ये जो आयोग है ये क्या है, ये कृषि से संबंधित यहाँ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो यहाँ पर MSP के लिए जो मूल्य निर्धारण किया जाता है, एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको पीछे बताया वो था, एक उसी को मैं आपको और अच्छे मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो शब्द थे, एक तो A2 था, एक तो था आपका A2+FL और एक था आपका C2। तो A2 क्या होता है, A2 के अंतर्गत हम फसल उपजाने के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के नगद खर्च, जब हम फसल को उपजाते हैं उसके अंतर्गत जितने भी हम नगद खर्च करते हैं, जैसे कि खाद को खरीदना, रसायन को खरीदना, श्रम लागत, बीज, ईंधन लागत, सिंचाई लागत, इन सबको हम A2 के अंतर्गत शामिल करते हैं। समझ में आया? दिमाग की बत्ती जल रही है या नहीं जल रही है? अगर नहीं जल रही हो तो सुबह सुबह मिंटोस खा के आया करो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A2 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, A2 के अंतर्गत हम उन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं जिन पर नगद पैसा खर्च किया जाता है, नगद रकम खर्च की जाती है, जैसे कि खाद खरीदना, रसायन केमिकल्स खरीदना, श्रम लागत, बीज, ईंधन लागत और सिंचाई पर किए जाने वाला खर्च, ये A2 के अंतर्गत है। अब यहाँ पर आप देखिए A2+FL जो मैंने पीछे बताया था क्या होता है, इसी के ऊपर तो निर्धारण कर रहे हैं हम।
इसमें देखिए, इसमें A2 यानी कि ये वाली सारी चीजें शामिल की जाती हैं, साथ में अवैतनिक पारिवारिक श्रम को एक अनुमानित मूल्य शामिल किया जाता है, यानी कि A2 की चीजें शामिल की जाएंगी इसमें। और FL के अंतर्गत क्या होगा, FL के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर पारिवारिक श्रम था उसको शामिल किया जाता है, बाकी अन्य खर्चों को शामिल नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो किसान संगठन है वो विद्रोह करते हैं। अब C2 क्या है, C2 के तहत अनुमानित भूमि का किराया, ठीक, खेती के लिए किए गए धन पर ब्याज की लागत, और FL और A2 प्लस FL को जोड़ी जाती है। देखिए अब यहाँ पर 3 चीजें हैं आपके पास, कौन कौन सी, A2 प्लस FL और C2। C2 के तहत पहले यहाँ पर MSP निर्धारित किया जाता था, इसमें हम सभी चीज़ों को शामिल करते थे। इसमें हम जो निजी भूमि होती थी किसानों की, उसकी जो मूल्य होता था उसको निर्धारित करते थे, कुछ परसेंट उसमें से लेते थे। साथ में जो कृषि कार्य के लिए लोन लिया गया है किसी व्यापारी से, किसी पर थर्ड पार्टी से, तो उसको भी शामिल करते थे, ठीक। लेकिन A2 प्लस FL में हम इनको शामिल नहीं करते। A2 FL में हम केवल पारिवारिक श्रम को ही मानते हैं, इसलिए विवाद सारा आपको देखने को मिल रहा है। जो कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि इसमें हमारी जो संपत्ति, हमारी जो खेती की ज़मीन है उसके रेट को भी यहाँ पर शामिल किया जाए, जो हम लोग ऋण लेके आ रहे हैं उसको भी शामिल किया जाए, लेकिन सरकार अभी इसको शामिल करने के मूड में नहीं है। समिति का मुख्य उद्देश्य यह है एक स्थायी कृषि प्रणाली के साथ साथ यहाँ पर आना, जिससे कृषि वस्तुओं को लागत प्रतिस्पर्धी और अधिक लाभदायक बनाया जा सके, ठीक। अब मैंने आपको बताया था ये तो हो गया आपका C2 FL और ये सारी चीज़ें A2, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर बात आती है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ क्या क्या हैं। तो लाभ के बारे में अगर हम बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि किसानों को चिंता नहीं रहती कि उनकी फसल अगर रेट भी कम जाते हैं, रेट भी कम होते हैं, तो उनको जितना सरकार के द्वारा निश्चित किया गया है उतना तो ये उनको मिलेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि धान पर अगर सरकार निर्धारित कर दे कि, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम 2000 रुपए, क्या 2000 रुपए क्विंटल आपका धान खरीदेंगे, इससे महंगाई खरीदता होगा, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सरकार अगर निर्धारित कर दे कि हम आपसे 2000 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, अब किसान कृषि कार्य करेगा तो इस साल हो सकता है धान के रेट चले जाएं 2500 रुपये, कम ही किसान इसको उपजाना प्रारंभ करें, है ना, कम ही लोग इसको उपजाएं। अब निजी जो बाजार है उसमें जो निजी व्यापारी होते हैं वो खरीद रहे हैं 2500 में, और सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया है ये क्या है, 2000 रुपये है। सरकार हो सकता है देख ले कि उत्पादन कम है तो इसको बढ़ा भी दे, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। तो किसान के पास दोनों विकल्प हैं, किसान चाहे तो 2500 में बेच दे निजी व्यापारी को, और नहीं तो 2000 रुपये में तो उसका बिकी जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और दूसरा लाभ क्या है, अगर उस वर्ष अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है और निजी बाजार में इसका रेट हो जाता है 1800 या फिर 1700, तो 2000 सरकार ने अगर प्रॉमिस किया है तो 2000 में ही खरीदेगी, इससे कम में नहीं खरीदेगी। तो इस प्रकार से किसानों को यहाँ पर ध्यान में रखे हुए उनसे संबंधित क्या है, उनसे संबंधित यहाँ पर चीज़ें लाई गई हैं। फिर देखिए, अब जब किसानों को पता है कि हमें इतना तो इसका मिल ही जाएगा, तो उसके हिसाब से वो लोग मशीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं कि हाँ इतना तो हमारी लागत निकल जाएगी, तो इतना आप कॉस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। MSP माध्यम से निर्धन किसानों की सहायता की जाने की कोशिश करते हैं, निर्धन किसान है उनको हम सहायता प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। फिर आगे आते हैं, MSP द्वारा भारत की विशाल जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। अब जब MSP के द्वारा सरकार उत्पादन को खरीद रही है तो सरकार क्या करेगी, सरकार यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है PDS, उसके तहत उस अनाज को बेच देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यहाँ से एक तरह से जो आपकी विशाल जनसंख्या है इसको जो खाद्य सुरक्षा है ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हर चीज़ के लाभ होते हैं तो हानियाँ भी होती हैं। हर कॉइन के 2 फेस होते हैं, है ना, 2 साइड होती हैं, एक हेड एक टेल, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसके नेगेटिव क्या है, इसके नेगेटिव ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लेके आएगा इसमें हमने छोटे किसानों को भी ध्यान में रखा, लेकिन छोटे किसानों को लाभ ना मिलके कुछ विशेष क्षेत्र पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के जो बड़े किसान हैं इनको ही इस चीज़ का लाभ आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने ही इस चीज़ का लाभ लिया। भारत में प्रादेशिक आय और आय की जो समानता है इसमें भी काफ़ी आपको गैप देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ बताइए, आपके देश में आई थी हरित क्रांति, हरित क्रांति से कि देश के सारे किसान संपन्न हुए, या फिर कुछ विशेष वर्ग के किसान या कुछ विशेष क्षेत्र में ही आपको हरित क्रांति देखने को मिलेगी। हरित क्रांति के बारे में कहा जाता है
कि जब इसको लेके आया गया, कौन लेके आया था? MS स्वामीनाथन जी, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जब MSP लेके आया गया, कहा गया हम अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे और सभी पूरे भारत में समृद्ध इसको करेंगे, लेके आई गई। लेकिन फ़ायदा किसे मिला? पंजाब और हरियाणा को। क्यों? पंजाब में आपको पता है जो पानी का सिस्टम है काफ़ी फेमस है, कई सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, कई सारी नहरें आपको देखने को मिलेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पंजाब के किसान पहले से पैसे वाले थे। जब यहाँ पर जो आपका न्यूनतम, जो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, हरित क्रांति की गई, तो किसान खाद खरीदने में सक्षम थे, किसान यहाँ पर बीज खरीदने में सक्षम थे, जो नए नए बीज लेके आ रहे थे, वो निर्धन किसान तो था नहीं सक्षम, तो निर्धन किसान निर्धन ही रह गया और जो पैसे वाले थे वो और पैसे वाले हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने बात की थी राष्ट्रीय किसान आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय किसान आयोग क्या है? MSP की सरकारी नीतियों में बदलाव लाने हेतु समय समय पर क्या है, समितियों और आयोग का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे MSP की जो सरकारी नीतियां हैं इनमें बदलाव किए जा सके, नई नई चीज़ों को जोड़ा जा सके। इसी के तहत सरकार के द्वारा 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? MS स्वामीनाथन जी ने की। यानी कि जो आपका ये आयोग है 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता MS स्वामीनाथन ने की। राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार MSP का निर्धारण C2 की तुलना में 50% ऊपर होना चाहिए। वर्तमान में कई किसान संगठन इसे लागू करवाने के जुगाड़ में है, कई सारे लोग इसमें इस व्यवस्था को लागू करवाने की प्रयास कर रहे हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि जो विवाद है आपका MSP पर, राष्ट्रीय किसान आयोग की जो सिफारिश है कि यहाँ पर C2 पर की जानी चाहिए। C2 से मतलब यहाँ पर क्या है? C2 से मतलब यहाँ पर किसान जो निजी भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं उसको भी शामिल किया जाएगा रेट में, और साथ में यहाँ पर जो वो लोग उधार लेकर कृषि कार्य करते हैं उसको भी शामिल किया जाएगा, जो अभी शामिल नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पराली क्या होता है? पराली आप देखेंगे कुछ, देखिए अब यहाँ पर जो आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद अब उसका जो बीज होता है वो तो आप रख लेते हैं, जैसे गेहूं के दाने हुए वो तो आप रख लेते हैं, चावल के दाने हुए रख लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अवशिष्ट बच जाते हैं। जो खड़ी हुई फसल होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास बच जाते हैं, ठीक, जिसे हम घास के तौर पर भी जानते हैं। अब इसका कुछ उत्पाद जो कुछ उपयोग नहीं होता, जब इसका कुछ अधिक उपयोग नहीं होता, किसान क्या करते हैं, इसको जला देते हैं। जब किसान जलाते हैं तो ये धुआं बड़े बड़े शहरों की तरफ जाता है, जैसे कि दिल्ली तरफ, यहाँ पर आपको इसको हानि देखने को मिलती है। इसके कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है कि इसको निपटान कैसे किया जाए, इसको इसलिए आग लगा दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज हमारे टॉपिक संबंधित जो हमने यहाँ पर समझा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहा होगा, और आप ये दोनों क्वेश्चन करने में अब सक्षम होंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन में सक्षम होंगे। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी से मिलेंगे आपसे अपने अगले टॉपिक के साथ में, जिसको हम फिर से क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।